हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। मैंने शॉर्ट नोट्स पहले से लिख के रखे हैं एनसीईआरटी से, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को हम लोगों ने जो उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो निकाल के रखे हैं और आपके सामने लेके आया हूँ। अच्छे से सुनिएगा बात। इसी वीडियो से पेपर में सवाल मिलेगा अगर नाइट्रोजन फैमिली से आता है तो, और उसे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई नाइट्रोजन फैमिली के शॉर्ट नोट्स से। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन फैमिली में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम रेडियो एक्टिव है, उसकी चिंता नहीं करनी। बिस्मथ के बाद वैसे भी सारे एलिमेंट्स कैसे हमारे रेडियो एक्टिव हैं, तो उनकी रिएक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन जो है वो 78% ऑफ एयर को कंप्राइज करता है अर्थ में, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 और NNO3। एनिमल किंगडम में ये प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलता है, तो इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काफ़ी सारा नाइट्रोजन हमारे पास एम्पल अमाउंट में होता है। और अगर ध्यान तुम्हें हो बचपन की बात, अपने छोटेपन की, तो तुम्हें पता होगा, तुमने एक नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी होगी। नाइट्रोजन साइकिल में तुमने सीखा होगा कि नाइट्रोजन कैसे प्लांट्स में जाता है, प्लांट से फर्टिलाइजर के फॉर्म में, फिर डंग में, फिर वो धीरे धीरे नाइट्रोजन फिर एयर में चली जाती है बैक्टीरिया के थ्रू। तो नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। उसी तरह से फॉस्फोरस भी। फॉस्फोरस जो होता है वो हमें कैसे मिलता है? फॉस्फोरस हमें मिलता है एपेटाइट मिनरल्स में। एपेटाइट जैसे फ्लोरेपेटाइट, जिसे Ca9PO4 6 CaF2 कहते हैं, फ्लोरेपेटाइट। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। कैल्शियम भी ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम हड्डियों में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में होता है हमारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 और NP3 होता है, ठीक है। अब कई सारे सवाल जो होते हैं वो ऑर्डर वाले आते हैं और हम लोग ऑर्डर लिखने में काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने शॉर्ट्स लिखे हैं थोड़े थोड़े, जिन्हें देख के एक सवाल आसानी से बन जाएगा भाई हमारा इसका, कि नाइट्रोजन छोटा है, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। ये ऑर्डर कौन कौन फॉलो करता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ये सब फॉलो करते हैं। कोवेलेंट रेडियस सेम ऑर्डर फॉलो करती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं, और डेंसिटी भी सेम ऑर्डर फॉलो करती है। तो हमें जो जरूरत होगी वो साइज की, कोवेलेंट रेडियस, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी। मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो पता ही होते हैं जनरली लोगों को कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्यान रखना भाई, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आ चुका है, ठीक है, और आ भी सकता है फिर से, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अब वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा जहाँ जहाँ पे वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम क्या करती है? यहाँ पे लिख दूँ क्या? डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, और आखिरी में जाके क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी। आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की धीरे धीरे टॉप टू बॉटम आते हुए कम होती है, और इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। मैं बोल रहा हूँ उसे कम से कम ये जो नोट्स हैं इन्हें सुनो और थोड़ा बहुत लिखो भी, जिससे जो मैं बात बता रहा हूँ वो लिख पाओ, है ना। ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो करस्पॉन्डिंग 16th ग्रुप के, यानी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा अजीब सा है, तो ध्यान रखेंगे क्या, कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस के एलोट्रोप सबने सबसे ज़्यादा सुन रखे हैं, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, वायलेट फॉस्फोरस, और ब्लैक फॉस्फोरस, ये हम लोगों ने सुन रखे हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता, बाकी लोग एलोट्रोपी शो करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। नाइट्रोजन कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स
फ्रॉम -3 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस पूरी एनसीईआरटी में अगर तुम देखो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? नाइट्रोजन की। सबसे बड़ा ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, क्योंकि नाइट्रोजन के अपने कंपाउंड बहुत सारे हैं ना यार। हर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड होगा और उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कम लिखा है तो हम लोग कम देख लेते हैं। जब डिटेल में कभी नोट्स शेयर करूंगा तो फिर देखना कि उसमें मैं वो नोट्स पढ़ाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली उन नोट्स को मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग देख पाएँ कि डिटेल में भी अगर एडवांस के लिए करना हो तो कैसे करें। ये नोट्स एडवांस में काम आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएंगे, लेकिन मेंस पर्पज से इनका रिलेवेंस ज़्यादा है अभी फिलहाल। एडवांस के टाइम पे एडवांस के पर्पज से भी नाइट्रोजन पढ़ा दिया जाएगा आपको। अगला पॉइंट कह रहा है ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 tend to disproportionate in acidic medium in case of nitrogen and phosphorus। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में जो भी +1 से लेके +4 की स्टेट्स है, यानी वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगी? एक्वस सोल्यूशन में या एसिडिक सोल्यूशन में क्या करेंगी? डिसप्रपोर्शनेट हो जाएंगी। तो जैसे HNO2 था, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? +3 थी, तो ये डिसोसिएट होकर किस में चला गया? +5 और +2 में चला गया। अब तुम कहोगे सर इसे भी करना चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये इतनी जल्दी से डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करता। किसी और स्टेट में अगर कोई एसिड होता तो वो डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता। ठीक। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 स्टेबल है विद, और वो स्टेबल होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करते। कौन डिसप्रोपोर्शनेट करता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिसप्रोपोर्शनेट करते हैं। कौन कौन सी स्टेट वाले? +1 और +1 से +4 वाले। ठीक। लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ +3 स्टेट में ही स्टेबल होते हैं और वो डिसप्रोपोर्शनेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, जबकि ये मेटलॉइड्स और मेटल्स हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, वेयर एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ, और Bi जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हम लोग जानते हैं, इनर्ट होता है, चिप्स के पैकेट्स में भर दिया जाता है। ठीक। और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें कि कोई क्वेश्चन पूछ ले नाइट्रोजन बॉन्ड ज़्यादा वीकर है या फॉस्फोरस, तो हमें लगता है साइज बढ़ने से बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर हैं उनके बीच में रिपल्शन जो होता है वो बॉन्ड को वीक कर देता है विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका बॉन्ड वीकर है? नाइट्रोजन का बॉन्ड वीकर है ड्यू टू स्मॉल साइज। लिख देते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। एंड repulsions between the lone pair of electrons। ठीक है, ये कहोगे फॉस्फोरस में भी लोन पेयर होता है, लेकिन फॉस्फोरस के पास जगह ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसके पास जगह ज़्यादा है, इसलिए उनमें रिपल्शन नहीं आ पाते हैं। याद रखने वाली बात है, याद रखेंगे भी। अब कह रहा है नाइट्रोजन, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबिलिन और बिस्मथीन, ये ऑर्डर कौन कौन फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। ये बहुत शानदार सवाल आता है इस पे कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स लिख दो 5th ग्रुप की, 60 से लिख दोगे, एक लाइन के सवाल है। इतना सा, केवल एक स्क्रीनशॉट भर अगर ले लो, इतना सा इस भर का भी, तो तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई इससे। ये तो मतलब वैसा होना चाहिए कि इसका अगर वो ले लें, क्या कहते हैं, अपना रील्स बना दें इसकी कि लो 1 में 4 सवाल, 1 मिनट में 4 सवाल, ऐसा वाला है। तो क्या है कि नाइट्रोजन, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबिलिन और बिस्मथीन में स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड का ऑर्डर है यही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आ रही है, कम इसलिए हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल छोटा था, उसका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा थी। मैं रीज़न सबका बताऊंगा, लेकिन हमें मोर और लेस इन चीज़ों को ध्यान ही रखना पड़ेगा, रटना नहीं है, ध्यान रखना, रिलेट करना है केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। अगर जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं केमिकल बॉन्डिंग भी किसी दिन आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ के केमिकल बॉन्डिंग। तो अमोनिया में जो लोन पेयर है वो फॉस्फीन से ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि फॉस्फीन का जो ऑर्बिटल है वो बड़ा है फॉस्फोरस का, और नाइट्रोजन का ऑर्बिटल छोटा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन
पेयर डोनेट करता है। फॉस्फोरस का लोन पेयर अपने ही डी ऑर्बिटल में डिफ्यूज हो सकता है, इसलिए वो लोन पेयर डोनेट नहीं करता। सेम गोज विद दिस, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत देखना। बॉन्ड एंगल के लिए कहते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल तो हम सबको याद है कितना होता है, अमोनिया का वो होता है 107 डिग्री 5 मिनट्स के अप्रॉक्स। PS3 में वो 93 डिग्री के लग हो जाता है और धीरे धीरे ये कम होता जाता है। तो एंगल याद रखने से अच्छा है क्या करें कि हम ऑर्डर याद रखें कि नाइट्रोजन अमोनिया का सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फीन का, फिर सेम है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे साइज बढ़ा जाए होता जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब कम होगी तब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में नेक्स्ट टाइम मिल जाए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये मिला था या किसी पेपर में आया। अमोनिया जो होता है वो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हम एज ए जनरल रूल याद कर लेते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन वाटर के लिए बात ट्रू होती है वाटर के ग्रुप में, लेकिन अमोनिया केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर 4 बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है, लेकिन मास भी एक फैक्टर है। बॉयल करने के लिए जो भारी होगा वो देर में उड़ेगा, भाई सिंपल बात है। तो सबसे ज़्यादा BH3 हो गया, फिर SbH3 हो गया, और फिर अमोनिया, और फिर आर्सिन और फॉस्फीन आए। तो इस ऑर्डर को बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसके, तो इसे ध्यान रखेंगे। नोट्स एक बार वीडियो देखना, नोट्स प्रिंट लेके या लिखना साथ में, प्रिंट लेके बैठो, बहुत कमी है, ज़्यादा नहीं है, लिखना साथ में तो अच्छा रहेगा। और अगर प्रिंट ले लो, प्रिंट ले लेना, सुंदर लिख के रखे हैं, प्रिंट लो, उन्हें डाउनलोड करो, उसमें अपने मन की बात भी लिखते जाओ, जोड़ते जाओ इसमें। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट N2 और NO, ठीक, आर एसिडिक, ठीक है, आर एसिडिक, ठीक, वो एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक के ऑक्साइड जो होते हैं और एंटीमनी के वो होते हैं एम्फोटेरिक, और बिस्मथ के जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड्स भी कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, इसे सही कर देते हैं यहाँ पे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट दिस आर एसिडिक and that of phosphorus also, ठीक। ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक एंड दैट ऑफ बिस्मथ आर बेसिक, ठीक है, वो टाइपोग्राफिक एरर थी, ठीक। अब EX3 ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट नाइट्रोजन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज स्टेबल, बाकी स्टेबल नहीं होते। फिर से वही रीज़न है यार, छोटा साइज है नाइट्रोजन का, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात बहुत कम हो पाती है, तो स्टेबिलिटी उसमें नहीं आती। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन करते हैं। नाइट्रोजन कैसी है, नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। इतनी सारी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम नाइट्रोजन को कॉमर्शियली बना लेते हैं। लैब में कैसे करते हैं, लैब में हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 के साथ, तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक, सिंपल रिएक्शन एसिड बेस की तरह हो जाएगी। इन दिस रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड अमोनिया इज ऑल्सो फॉर्म्ड विच आर रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू H2SO4 एंड K2Cr2O7। जो NO है उसे K2Cr2O7 एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो H2SO4 है वो HNO3 उसे रिएक्ट करके NO2 बना देगा, ठीक है। अनदर मेथड कौन सा है कि ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्केनो रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्केनो रिएक्शन। वोल्केनो रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है, एडवांस में 2 बारी पूछी जा चुकी है, ठीक, कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो तो N2 बनती है, वाटर बनता है, और Cr2O3 बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो ऑरेंज से कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज से कलर ग्रीन हो जाता है। इसमें तरीका है, किसी दिन मैं और एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये रिएक्शन लिखी कैसे जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है,
ठीक है, अभी के लिए क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम लोग केवल इसे शॉर्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। तुम्हें नोट्स बेसिकली बनाने में जो कष्ट होता है वो कष्ट मैंने बियर किया और इसके नोट्स तुम्हें बना के दे रहा हूँ, जिससे तुम लोग आसानी से इसे देख सको, मेरी बात सुन सको और अच्छे से इसे डाइजेस्ट करके सवाल लगा सको। ठीक, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन जो होती है वो बेरियम नाइट्राइड को हीट करके बनाते हैं। तो बेरियम नाइट्राइड को हीट कर देंगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस बनेगी। नाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड बनाती है, लेकिन मेटल रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके अमोनिया और NO बनाती है। हेबर्स प्रोसेस हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया। जो टेम्परेचर लेते हैं वो 773 केल्विन लेते हैं, 20 atm प्रेशर लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं Fe और K2O या Al2O3। ठीक, और N2 और O2 मिलकर 2000 केल्विन पे NO बना देते हैं। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, ये जो मेथड है 2000 केल्विन की जो रिएक्शन है, इससे आगे हम लोग HNO3 भी प्रिपेयर करेंगे। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, कहाँ कहाँ यूज होता है, अमोनिया, जो नाइट्रोजन यूज होती है वो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है और कैल्शियम साइनाइड बनाने में यूज होती है, साइनामाइड बनाने में यूज होती है। कैल्शियम साइनामाइड और अमोनिया बनाने में यूज होती है। लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होती है और फूड और क्रायो सर्जरी में यूज होती है। ठीक है, तो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन को यूज़ करना पड़ता है, और जो हमें सर्जरी ऐसी जिनमें टेम्परेचर कम करके सर्जरी करनी पड़ती है जिससे टिश्यूज़ को नुकसान मिनिमम हो, वहाँ पे भी नाइट्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में अमोनिया के बारे में खास जानकारी जरूरी है, जो लोग अभी प्री बोर्ड देने जा रहे हैं या जो वाइवा देंगे उनके लिए भी, कि कलरलेस गैस है विद पंजेंट ऑर्डर विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। ये बेसिक टेस्ट है जो अमोनिया का हम सब लोग लैब में करते हैं। पंजेंट गैस जो यूरिनल्स में स्मेल आती है पब्लिक टॉयलेट्स में, वो बेसिकली अमोनिया की होती है, क्योंकि आवर यूरिन कंसिस्ट ऑफ अमोनिया। ठीक, तो इसे बनाएंगे कैसे, इसे हम बनाएंगे यूरिया की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, और अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर अमोनिया CO2 और वाटर बना देगी। या NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगी, या अमोनियम सल्फेट के एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगी। या मेटल नाइट्राइड्स को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे। मेटल नाइट्राइड को क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे। मेटल नाइट्राइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो भी अमोनिया बनेगी और करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो जैसे हमने Al ले लिया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, ये जिलेटिनस वाइट होता है। कैसा, जिलेटिनस वाइट होता है। भाई जो कलर लिख रहा है वो ध्यान रखना। लिथियम नाइट्राइड कैसा होगा, लिथियम नाइट्राइड से लिथियम क्लोराइड बन गया और NH4Cl बना। NH4Cl बेसिकली जैसे ही हम, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, जैसे ही इसमें हम बेस मिलाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही हम बेस मिलाएंगे ये फिर से ऊपर वाली रिएक्शन फॉलो करके क्या बना देगा, इसमें NH बनाएंगे तो फिर ये तुरंत ही क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। NH4Cl बन गया मतलब अमोनिया बन गई। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड को स्टीम से पास करा दें तो अमोनिया बन जाएगी। एमाइड की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बन जाएगी। यूरिया की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनेगी। और बोरॉन इमाइड NH है, ध्यान रखना। बोरॉन इमाइड से जब बनाएंगे तो बोरॉन नाइट्राइल बन जाएगा और अमोनिया बनेगी। ठीक, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो होती है वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करती है, तो उन्हें पहले डिसॉल्व करेगी तो ZnOH होल ट्वाइस बन गया। जैसे आयरन है, इसके साथ क्या बन गया, FeCl3 को हाइड्रोलिसिस की तो Fe2O3.XH2O बन गया। कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया डीप ब्लू कलर का और Ag के साथ कलरलेस कर दिया। Ag पहले वाइट था AgCl और बाद में कलरलेस हो गया। तो AgCl किस में डिसॉल्व होता है, अमोनिया में डिसॉल्व होता है। इसमें से रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता दूं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बता देता कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। अब अमोनिया की रिएक्शन मैंने फिर से एक बढ़िया सा ट्री बना दिया तुम्हारे लिए जिसकी ब्रांचेस हैं, फटाफट देख लेते हैं। अमोनिया की रिएक्शन CuO से कराएंगे तो N2CuO और वाटर, PbO से कराएंगे तो Pb, HgO से कराएंगे तो Hg। सिंपल है, किसी मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और जो मेटल ऑक्साइड होना चाहिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बहुत पास नीचे की तरफ होना चाहिए, हाइड्रोजन से नीचे ही होना चाहिए, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कैल्शियम क्लोराइड से कराई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से कराई, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो इससे नाइट्रोजन बन गई, कैल्शियम क्लोराइड बन गया।
Cl2 के साथ कराई तो लिमिटिंग अमाउंट लिया Cl2 का, यानी कि कम लिए। दो तरह की रिएक्शन होती है, Cl2 एक्सेस में होती है और Cl2 कम होती है। जब Cl2 कम होती है तो क्लोरीन जो होती है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देती है नाइट्रोजन में, और जब एक्सेस में होती है तो और फर्दर ऑक्सीडाइज करके NCl3 बना देती है। सिंपल बात है, अमोनिया की बात खत्म हो गई। अब अमोनिया की बात खत्म होने के बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए। मैंने बहुत तसल्ली से ये टेबल बनाई है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो बात को समझने में और याद रखने में, ठीक है। नेम एंड फॉर्मूला लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहा, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक टेबल में दी, यानी कि पूरा क्रक्स एक साथ आ गया है। पूरा क्रक्स एक साथ आ गया है। अच्छे से करोगे एक बार में याद हो जाएगा, सवाल का आंसर आएगा, बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O। N2O का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, बॉन्ड पैरामीटर्स लिख दिए हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बन जाएगा NH, हाइड्रोक्सिल अमीन को HNO2 से कराएंगे तो N2O बनती है, और जिंक को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करा के N2O बनती है, ठीक। N2O कलरलेस न्यूट्रल गैस है, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। हंसी आ रही होगी, लाफिंग गैस मतलब जिससे हंसी आती है। और हिस्टेरिकल लाफ्टर होता है। हिस्टेरिकल मतलब जो ख़त्म ना होने वाला, तो हंसते हंसते ख़त्म भी हो सकता है काम अपना, ठीक है। अब कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO है। NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो पैरामैग्नेटिक होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके लिए हम लोग NaNO2 FeSO4 और H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो FeSO4 होल थ्राइस बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड और NO बनती है। ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है ये भी, और यूज इन ब्राउन रिंग टेस्ट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किस में यूज़ होती है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में यूज़ होती है। और NO बनाने के तरीके दूसरे भी हैं कि डाइल्यूट HNO3 जब भी रिएक्ट करता है किसी लो लाइंग मेटल से तो वो NO प्रोड्यूस करता है इन जनरल, ठीक। तो NO प्रोड्यूस हो गई, और NO2 को रिड्यूस करते हैं तो भी हम NO बना सकते हैं। फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के IIT ने एडवांस में सवाल पूछ रखा है कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर माने गए थे, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। बनाने का तरीका, NO को N2O4 से मिला दो तो N2O3 बन जाता है। बेसिकली ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है HNO3 और HNO2 का, ठीक। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड, सॉरी ये क्या है, ये HNO2 का एनहाइड्राइड है, ठीक। तो मिक्स ऑक्साइड है। तो H2O3 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 56% HNO3 के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई तो N2O3 बन गया और आर्सेनिक एसिड बन गया। और कॉपर से 5 to 6, 56 और 5 to 6 याद रह पाएगा, HNO3 से रिएक्शन करें तो भी N2O3 बनता है। ब्लू कलर का सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होती है, NO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और किसी भी नाइट्रेट को, मेटल नाइट्रेट को हीट करते तो NO2 और O2 बनता है। ब्राउन कलर की गैस होती है और एसिडिक गैस है, ठीक। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये NO2 का डाइमर है। बेसिकली NO2 का डाइमर हमने बना दिया तो NO2 को देखो कूल किया तो डाइमर बन गया। कलरलेस है, डायमैग्नेटिक हो गई, पैरामैग्नेटिक से कैसे हो गई, डायमैग्नेटिक हो गई है। डायमैग्नेटिक हो गई और इसका ब्राउन रंग कल भी चला गया, ठीक। कलरलेस हो गई, पहले NO2 ब्राउन कलर की थी क्योंकि पैरामैग्नेटिक थी, और इसका ब्राउन कलर भी चला गया। फिर डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका एक ही स्ट्रक्चर है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलरलेस सॉलिड है, एग्जिस्ट एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। HNO3 की रिएक्शन P4O10 से कराते हैं तो N2O5 बनता है और HPO3 बनता है। N2O4 की रिएक्शन O3 से कराएंगे तो N2O5 और O2 बन जाएगा। वही बात है, सिंपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे भी कराते थे। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। और AgNO3 की रिएक्शन Cl2 से करेंगे तो Cl क्या करेगा, NO2 को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा और N2O5 बना देगा, ठीक। अब ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HNO3 को, जिसे हम लोग एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा फोर्टिस। देखो यार थोड़ा सा तेज चलूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कम, मतलब कॉन्क्रीट, इसे 1.5x पे या 2x पे ला के सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1x पे ही सुनो, कम टाइम लूँगा, जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है।
तो लैब मेथड कैसा है, NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो क्या बन गया, NaHSO4 बन गया और HNO3 बन गया। ओस्टवाल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, जिसमें अमोनिया का रिएक्शन किससे कराते हैं, O2 से कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड रोडियम गेज कैटलिस्ट। 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर लेते तो इससे NO बनती है। जो NO बनी वो O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, NO जो बनी वो O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाती है, और जो NO2 है वो पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है और बनाती है HNO3 और NO, और ये NO जो होती है वो रिसाइकिल कर ली जाती है। इसी तरह से एक बर्कलैंडाइट प्रोसेस होता है। बर्कलैंडाइट प्रोसेस में क्या होता है कि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो NO बनती है, NO से O2 से मिलके फिर NO2 बनती है, और NO2 फिर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है HNO3 और NO में। एसिडिक रेन का भी कॉन्सेप्ट यही है, जिसमें HNO3 आता है जब नाइट्रोजनस बैक्टीरिया ज़्यादा होता है एयर में और इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलता है, यानी थंडरिंग होती है, तो HNO2 के फॉर्म में वो नीचे आता है, HNO3 और HNO2 के फॉर्म में। तो इसीलिए हम लोगों को मना किया जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक रीज़न उसका। Aqueous ammonia can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। तो H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है, ये पहले भी हम लोगों ने बात करी है। HNO3 इज ए कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 355.6 केल्विन है। लैब ग्रेडेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% बाई मास होता है। मतलब मेंस वाले हैं यार, ये लाइन पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है तो सीधे पूछ सकते हैं। अब HNO3 की रिएक्शंस मैंने शॉर्टकट में लिख दी है, फटाफट देख लेते हैं कैसे। अगर हम नॉन मेटल से रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल से रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3 की, तो सब में NO2 कॉमन चीज़ है जो बन रही है, देखो ध्यान से, और सबके करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएंगे। तो जल्दी से कैसे याद रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 नॉन मेटल से रिएक्शन करने पे NO2 देता है और करस्पॉन्डिंग एसिड दे देता है। जब वो मेटल से रिएक्ट करता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो उनसे NO2 देता है और करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स दे देता है, ठीक। बाकी जब मेटल से रिएक्ट करेगा आर्सेनिक, टिन, एंटीमनी और सेलेनियम से, तो उनके एसिड देगा और NO2 देगा, तो इन सब में NO2 ही बन रहा है और करस्पॉन्डिंग एसिड बन जा रहा है, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर से रिएक्ट करके NO देता है और मेटल नाइट्रेट देता है। Fe और Zn से रिएक्ट करके N2O देता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, यहाँ पे NO दे रहा है, यहाँ पे N2 दे रहा है। अलग अलग मेटल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का चेंज हो रहा है। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत आ रही हो तो जैसे जैसे EMF चेंज होगा वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल भी बदलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बदलेगा तो यानी कि रिडक्शन प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। टिन के साथ NH4NO3 देता है। वेरी डाइल्यूट HNO3 Fe, जिंक और Sn के साथ NH4NO3 देता है, और Mg और Mn के साथ मैंने इंपॉर्टेंट पहले से लिख रखा है, हाइड्रोजन और मेटल नाइट्रेट देता है। मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेट HNO3 बिकॉज दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव स्किन लेयर ऑन द सरफेस। ऊपर एक फिल्म बना लेते हैं जिससे फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पाता, ठीक। ब्राउन रिंग टेस्ट इसका मेन है। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन का करते हैं तो Fe से तो पहले Fe2+ बनता है, Fe2+ और NO बना, Fe3+ बन गया यहाँ पे, ठीक। और जो NO थी वो FeH2O होल ट्वाइस, मतलब H2O6 2+ ने यानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे ब्राउनिंग बनाता है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट बन जाता है बेसिकली, अगर हम H2SO4 लिख दें। और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ठीक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और इसे कहते हैं फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस मेन एलोट्रोप्स आर रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। 3 एलोट्रोप है, हम लोगों ने कहा था फॉस्फोरस एलोट्रोपी शो करता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसलूसेंट, व्हाइट, वैक्सी सॉलिड, इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CH2 एंड ग्लोज इन डार्क। ग्लोज इन डार्क मतलब इसी को फॉस्फो जो आया है शब्द वो ग्लोज इन डार्क की वजह से ही आया है फॉस्फोरस में, ठीक। तुमने फॉस्फोरेसेंस सुना होगा। इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। ये जेईई ने पूछ रखा है कि इस पे पी कैरेक्टर कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक। P4 को अमोनिया में डाल देते हैं तो इससे फॉस्फीन बन जाती है और NaH2PO2 बनता है, और P4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो डेंस वाइट फ्यूम्स आएंगे किसके, P4 और 10 के।
रेड फास्फोरस जब व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर और कुछ दिन तक कह रहा हूँ, कुछ घंटे नहीं, दिन, 573 केल्विन पे, तो इससे रेड फास्फोरस बनता है। रेड फास्फोरस जो होता है वो आयरन ग्रे लश्चर होता है, ठीक, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, इंसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CH2, और वो डार्क में नहीं चमकता। तो व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क बट रेड फास्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क, और उसका ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। तो अल्फा ब्लैक कैसे बनता है, P4 को अगर हम 803 केल्विन तक हीट करते हैं सील ट्यूब में तो अल्फा ब्लैक बन जाता है, और व्हाइट को हीट करते हैं 473 तक तो बीटा ब्लैक बन जाता है, ठीक। फॉस्फीन के बारे में डिस्कशन करना है। फॉस्फीन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में, फॉस्फीन हम किसी भी फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें इन एसिडिक मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम वाटर में, तो उससे फॉस्फीन प्रोड्यूस होती है। लैब में फॉस्फीन बनाने का तरीका क्या होता है, P4 की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो PS3 बनती है और NaH2PO2 बन जाता है। ये नॉन इनफ्लेमेबल इन प्योर फॉर्म बट बिकम्स फ्लेमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4। जो P2H4 था, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो P2H4 है वो जब पहले ज़माने में, जब हम लोग पुराने टाइम की बात करें तो शिप्स जब मूव करती थी तो वो खो जाती थी समुद्र में जाके, सब एक ही जैसा दिखता है सी में हम लोगों को। तो होता क्या था कि वो लोग फॉस्फोरस कैरी करते थे और सलाइन वाटर क्योंकि सी होता तो उसमें सलाइन वाटर डाल देते थे, तो उस टाइम पे वॉल्टेक्स रिंग बनती थी। जब जो P2H6 जलता है वो रिंग्स बनाता, तो इस तरह की रिंग्स बनाता गोल गोल, और ऐसी रिंग से इनका साइज बड़ा होता है तो ऊपर जाता, तो ये वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं इन्हें। और ये बन जाती है ऊपर जाके, और दूर खड़े कहीं पोर्ट पे या जहाज को दिख जाता है तो वो भी यही काम करता, तो उन्हें डायरेक्शंस का पता लग जाता था, क्योंकि पहले तो कंपास भी नहीं थे और रडार्स तो थी ही नहीं, सोनार्स रडार्स तो नहीं थी, ठीक। प्योर फॉर्म में फॉस्फीन बनाने का तरीका क्या है, HI से रिएक्शन कराओ KOH से तो KI बनेगा, और फिर KI को PH4I को KOH से ट्रीट करा देने पे क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा इन प्योर फॉर्म। PH3 कलरलेस गैस है, हैविंग रॉटन फिश, रॉटन एग होती है H2S, रॉटन फिश है, ध्यान रखना भैया, है ना, रॉटन एग होती है H2S, ये रॉटन फिश है, एंड हाईली पॉइजनस। सनलाइट में प्रोड्यूस रखने पे ये क्या कर लेती है, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। कॉपर सल्फेट के साथ फिर से फॉस्फाइड बना देगी, सिल्वर क्लोराइड मरकरी क्लोराइड के साथ मर्क्यूरी फास्फाइड बना देगी, PS3 का ऑक्सीडेशन करते तो P2O5 बन जाता है, और Cl2 से रिएक्शन कराते तो PCl5 बन जाता है। रिएक्शन को कभी भी रटना नहीं है कि 3 कॉपर सल्फेट प्लस 2 PH3 रट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं, सिंपल याद रखो, कॉपर सल्फेट में PS3 डाला, बैलेंसिंग तो कर ही दोगे, तो कॉपर सल्फेट को PS3 में डाला, कॉपर फॉस्फाइड बना और H2SO4 बना, फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन किया P2O5 बना, फॉस्फीन को क्लोरीन से रिएक्शन कराया PCl5 बना, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लिखे जा सकते हैं, ठीक। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए हमने क्या किया, व्हाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया, या SOCl2 के साथ ट्रीट कराया तो फॉस्फोरस PCl3 बना और SO2 बनी, और H2Cl2 बना। ये बड़ा मज़ेदार कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यानी ऑक्सीजन फैमिली जब बात करेंगे तब सल्फर के बारे में इसमें भी डिस्कशन करेंगे। PCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी तो H3PO3 बनेगा, और ये रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक में पढ़ रखी है कि अल्कोहल या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, ठीक। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4+ एंड PCl6-, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं। प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, 10Cl2 और सेम रिएक्शन कराएंगे, Cl एक्सेस में कर देंगे तो PCl5 बनेगा, कम कर देंगे तो PCl3 बनेगा, और एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस कराने पे POCl3 बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पे H3PO4 बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से POCl3 बन रहा, जब ज़्यादा पानी ले लिया तो H3PO3 क्योंकि ये भी हाइड्रोलाइज हो गया। चाहोगे तो इसकी मैकेनिज्म अगर तुम कहोगे तो मैं वीडियो में किसी दिन तुम्हें पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक विद मैकेनिज्म, ठीक। PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 और Cl2 में टूटेगा, फिर OH से रिएक्शन कराएंगे तो Cl, Ag से रिएक्शन कराएंगे AgCl, Sn से रिएक्शन कराएंगे SnCl4। तो ये सिंपल बातें हैं, इनके बारे में ख़त्म हो गई। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस का क्वेश्चन इस बार मेंस में आया था। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखना, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। हाइपोफॉस्फोरस लिखा तो आदमी समझता है H3PO2, लेकिन फॉस्फेनिक नहीं समझ पाता। तो फॉस्फेनिक एसिड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर ये बना हुआ है कि इसमें 1-2 pH बॉन्ड है और एक
POH बॉन्ड है। व्हाइट फॉस्फोरस को अल्कली में डालने पे अभी हम लोगों ने बनाया था कई बार, तो ये वही रिएक्शन है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फोनिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें एक पीएच बॉन्ड होता है H3PO2 का, और ये प्रिपरेशन का तरीका कि P2O3 को वाटर में डालो तो H3PO3 क्रिएट हो जाता है। पायरोफॉस्फोरस एसिड का रिएक्शन H4P2O5 है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इसका ये स्ट्रक्चर गिवन है, और जो एनसीईआरटी में भी एक बात लिखी है, एनसीईआरटी में कंट्रोवर्सी है कि एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है, कई जगह पे ये बना है, कई जगह पे ये बना हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था, जो आईडी ने क्वेश्चन पूछा था, उसके हिसाब से ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा वैलिडेटेड है। ठीक है, ठीक। तो PCl3 और H3PO3 की रिएक्शन कराएंगे इन वाटर, तो H4P2O5 बन जाएगा। फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना हुआ है, रेड फॉस्फोरस अल्कली स्ट्रीट कराएंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, P4O10 को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, H3PO4 बन जाएगा। ठीक। इसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 होता है। स्ट्रक्चर याद रखना है भाई सबको, बना हुआ है स्ट्रक्चर बनाने को मतलब कोई रटने की ज़रूरत तो है, क्योंकि पेपर में आ रहा है। ठीक है, रट लो, तो इसे मतलब याद ही रखना है। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो साइक्लिक ट्राइमर है इसका, वो साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, वो इस तरह से बनेगा। फॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन Br2 और हीट करेंगे ना सील ट्यूब, तो ये बन जाएगा। और एक पॉइंट लिखा है परऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड H3PO5, तो परऑक्साइड लिंकेज के साथ इस बॉन्ड को भी मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया। इसके बाद मैंने एक बात और लिखनी थी, लास्ट रिएक्शन थी कि एसिड जो जिनमें पीएच बॉन्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और बिल्कुल यही सवाल पूछा गया 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, क्वेश्चन आ गया इसी का, यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल। और उसमें आंसर था पायरोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि H3PO2 उसमें नहीं दिया गया था, इसलिए हमने वो एसिड चूज किया था उसमें भी जिसमें पीएच बॉन्ड हो। तो ये रिएक्शन हम लोग ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारे लिए खाली पेज छोड़ रखें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लगे तो इस पर लिखी जा सकती है। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली को यहाँ पे देखा, समझा। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो टेलीग्राम चैनल पे भी बात कर सकते हो मेरे से, या फिर कमेंट में लिखो, मैं रिस्पॉन्स करूँगा आपको। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्फर ग्रुप की, यानी ऑक्सीजन फैमिली की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक।